आज मैं आपको क्वेश्चन 9 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 9 है आप ये देख सकते हैं, ये क्लास 9th की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है और इसमें सॉल्व पेपर्स 2012 से लेकर 2019 तक के दिए हुए हैं। मतलब कि इससे 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो सारे सॉल्यूशन जो है इस बुक में दिए हुए सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। और ये क्लास 9th की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट हैपन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ फर्स्ट मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, थर्ड मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है DDE 2014 बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 040, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो क्वेश्चन है NCERT की बुक में दिया हुआ। तो क्वेश्चन चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट हैपन, क्या हो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी ना फोर्स की वैल्यू, उसी को मैग्नीट्यूड बोला गया है। जस्ट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलिए चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए, तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में से मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक का मास अगर हम ट्रिपल्ड कर देते हैं, एक मास जो है ट्रिपल करते हैं, तब क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड होगी, यानी कि वैल्यू क्या होगी, तब फोर्स क्या होगा तब जब हम मास किसी एक ऑब्जेक्ट का मास, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास ट्रिपल कर दे तब क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल्ड कर दें तब क्या फ़र्क आएगा, तब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और थर्ड, अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दें तब क्या फोर्स होगा। तो ये तीन केसेस दिए हुए हैं। हाँ, किसी में कह रहा है कि आप मास को ट्रिपल कीजिए, या तो डिस्टेंस को डबल कीजिए, या तो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कीजिए, तो क्या फ़र्क आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है पहले से ही बहुत अच्छे से मैंने बना कर लिख दिया है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कह रहा है कि यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, और उसी फोर्स को यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर F है। इसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोली चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोली। और ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तो डिस्टेंस होगा ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो निकाला गया अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो ये है। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए है, इसको ए नाम, भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसको ए ऑब्जेक्ट बोलिए और इसको बी ऑब्जेक्ट बोलिए। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। इस ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है और बी ऑब्जेक्ट का मास m2 है। तो मैंने क्या बताया कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वह दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक है, उनका मासेस m1 m2 है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को r माना गया। तब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो ये है F=G m1। देखिए m1 इंटू m2, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट अपॉन और ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो F=G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। यहाँ पर G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन केस क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। तो देखिए हमारा तो हमने क्या माना है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 माना है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने m2 माना है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है। इनिशियली ये कंडीशन है। अब क्या बोल रहा है, इसमें क्या चेंजेस कर रहा है कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास को ट्रिपल्ड मीन्स 3 टाइम्स कर दें, तो दोनों में से कोई एक मास ले लीजिए आप, हम कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मैंने ए ऑब्जेक्ट लिया और इसका मास क्या कर दिया ट्रिपल्ड। तो देखिए यहाँ पे
अब देखिए इस M1 मास को आप ट्रिपल कर देंगे। मान लीजिए पहले मास 2 kg था, अब इसका आप ट्रिपल कर देंगे तो 2 × 3 6 kg हो जाएगा ना। तो अब इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं? तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। तो अब इसको जब आप ट्रिपल करेंगे इस मास को, तो ये मास बढ़ जाएगा, तो इसका थोड़ा सा शेप इसका चेंज होगा कि नहीं? साइज बड़ी हो जाएगी ना। 3M1 करेंगे, पहले M1 था, अब आप 3M1 कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो ये शेप भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम से, मैंने इस पहले वाले केस को डायग्राम से मैं समझा रही हूँ। तो देखिए ये इसका शेप बढ़ जाएगा, 3M1 हो गया, ट्रिपल हो गया तो ये बढ़ जाएगा, इसका शेप बड़ा मास हो जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, केवल एक ऑब्जेक्ट का, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट का मास जो है ट्रिपल कर दिया, और ये ऐसे ही रहेगा M2, ठीक है। और डिस्टेंस भी सेम रहेगी, ये नहीं बदलेगा, M2 नहीं बदलेगा, और R जो डिस्टेंस ये नहीं क्या बदलना है? केवल किसी एक ऑब्जेक्ट का मास जो है आपको ट्रिपल करना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट A का मास ट्रिपल कर दिया, तो वो 3M1। देखिए डायग्राम, अब दूसरा डायग्राम बनेगा, ये देखिए 3M1, साइज भी मैंने बढ़ा दिया क्योंकि ट्रिपल हो गया इस मास का 3M1, और ये सेम रहेगा मास, और ये डिस्टेंस इनका सेम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जब हम इसका मास ट्रिपल करेंगे, तो जब मास ट्रिपल हो जाएगा तो भाई अब जो फोर्स होगा, जो हम फॉर्मूला बनाएंगे फोर्स का, तो फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा ना, फोर्स चेंज होगा ना। भाई हम मास ट्रिपल कर रहे हैं, तो मास ट्रिपल करेंगे तो इस फोर्स पर कुछ अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना। पहले तो M1 था, लेकिन अब हम 3M1 ट्रिपल कर देंगे तो फोर्स में चेंजेस तो आएंगे। तो वो जो हम फोर्स, अब हम इनके बीच का फोर्स, अब हमने क्या, अब हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो गया कि अब हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट का मास है 3M1 और दूसरा M2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो अब इन दोनों के बीच में भी फोर्स, इन दोनों के बीच में जो नया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसको हम क्या मानेंगे? F1 ही तो मानेंगे। चेंज होगा मास तो फोर्स भी तो चेंज होगा, तो हम F1 मानेंगे। अब इनके बीच में आप फॉर्मूला लगाइए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। भाई अब नया फोर्स बनेगा ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? F1 = G। ये तो बदलेगा नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो G तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो 3M1 है, देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने कई जगह देखा है। तो क्या किया गया है ना, कि जैसे कि इसको ट्रिपल किया गया है इस मास को, तो ऐसे लिखा गया है M1 = 3M1। अच्छा, ये दोनों कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? कभी इक्वल हो सकते हैं। M1 = 3M1। मान लीजिए पहले मास 2 था, अब इसको ट्रिपल कर देंगे, तो ट्रिपल कर देंगे इसी मास को। पहले मान लीजिए 2 kg था, अब आपने ट्रिपल कर दिया तो 2 × 3 क्या हो गया? 6 हो गया। तो क्या ये आपस में बराबर है? कभी नहीं बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसका मास ट्रिपल किया 3M1, इसका ट्रिपल किया तो 3M1 हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर लेट मान लिया कि जो 3M1 है, क्योंकि भाई मास तो चेंज हो जाएगा, पहले M1 था, अब 3M1 हो गया। तो मैंने जब मास चेंज किया तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल रखेंगे ना, वो भी तो चेंज, मतलब उसको थोड़ा सा अलग टाइप का रखेंगे ना। तो मैंने लेट मान लिया, क्योंकि ये बदला है, तो मैंने लेट मान लिया कि जो 3M1 है उसको मैंने कैपिटल M मान लिया, ठीक है ना, मान लिया। अच्छा, अब इन दोनों के, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो अब फोर्स भी चेंज हो जाएगा, मास चेंज हुआ तो फोर्स भी चेंज होगा। तो अब F ना लिख करके आप यहाँ F1 लिखिए। अब देखिए F1 लिखेंगे, अब फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे कि प्रीवियसली जो प्रीवियस फोर्स हमारा तो ये था, उसके बाद हमने इन सब में चेंजेस किए, अब इसको ट्रिपल कर दिया, तो जो फोर्स आएगा ना, तो वो प्रीवियस वाले फोर्स से कम है कि ज़्यादा है कि हाफ है कि क्या है, लेस है कि ग्रेटर है कि रिड्यूस है, क्या है, यही हमें पता करना। तो मास चेंज होगा तो भाई फोर्स भी तो चेंज होगा। तो अब यहाँ पर F1 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए इन दोनों ऑब्जेक्ट के भी, अब जो इनके बीच भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? F1 = ये G तो सेम रहेगा G। अच्छा, इसको तो मैंने M माना है ना, तो G M × ये M2 तो सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज हुआ है तो मैंने इसको M मान लिया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? G, इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट, तो इसका मास M मैंने कैपिटल माना, और ये मास M2 अपॉन डिस्टेंस वही रहेगा R², ठीक है, = G। अब देखिए यहाँ पर M क्या है? कैपिटल M, वो किसके बराबर है? 3M1 के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने 3M1 लिख दिया, ठीक है, × M2 अपॉन R², ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो 3 है ना, इसको मैंने 3 बाहर निकाल दिया, 3 नंबर, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको क्या कर दिया? ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ठीक है ना, ये 3 बाहर कर दिया। तो ये पूरा जो क्या है, इसको मैंने मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये जो प्रीवियस फोर्स है, इनिशियली जो फोर्स था वो ये है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब मैंने यहाँ से 3 बाहर निकाली, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? G M1 M2 अपॉन R², और ये किसके बराबर है? ये F की भी बराबर है ना, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? F लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा F1 क्या है? F1 = 3F। क्या रहा हमारा? F1 = 3F। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम मास ट्रिपल करेंगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास ट्रिपल करेंगे, तो जो फोर्स हमारा होगा ना न्यू, अब तो भाई फोर्स चेंज होगा, तो जो अब न्यू फोर्स होगा ना, वो प्रीवियसली जो पहले वाला जो फोर्स है उसका ट्रिपल्ड होगा।
फोर्स विल बी ट्रिपल्ड, यानी कि अब ये जो फोर्स आया वो क्या है, पहले वाले फोर्स का ट्रिपल्ड है। ठीक है, मान लीजिए पहला फोर्स हमारा 20 न्यूटन, मान लीजिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मान लीजिए ये जो फोर्स है 20 न्यूटन है, तो अब जो फोर्स नया आएगा F1 वो क्या होगा, 20 ट्रिपल्ड हो जाएगा, यानी कि 3 × 20 यानी कि 60 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर फोर्स हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, पहले वाले प्रीवियस फोर्स का ट्रिपल्ड हो गया। F1 = 3F, यहाँ पर ये बता रहा, तो यहाँ लिखिए फोर्स विल बी ट्रिपल्ड। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि ये F1 कैसे आया। देखिए मास जहाँ बदलेगा तो वही फोर्स भी बदलेगा, तो इसलिए इसको हमने जो नया फोर्स अब होगा वो F1 माना जाएगा। ओके, और जो यहाँ पर जो मास बदला है 3m1, तो ये भी तो चेंज हुआ है ना, तो इसको मैंने लेट कैपिटल M मान लिया। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्या है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो प्रीवियसली जो यहाँ पर है, अब इनके बीच, अब देखिए M1 M2 सेम है, यहाँ पर अब क्या डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, डबल। माने कि ये जो दूरी है ना, पहले दूरी इतनी थी, अब इसको डबल कर दिया गया, यानी कि और बढ़ा दिया गया। मतलब कि अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए। और r था, अब इसको डबल कर दीजिए, यानी कि 2r। भाई डबल करने का मतलब डिस्टेंस r है तो डबल मतलब 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना ये जो अब देखिए हम अब थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा कि नहीं। पहले ये डिस्टेंस है r, अब थोड़ा डायग्राम जो बनाएंगे डबल करेंगे तो थोड़ा सा इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बढ़ाया नहीं है इसको, यहाँ पर ये M2 यहाँ ना लिख करके यहाँ पर लिखिए। भाई अब डिस्टेंस क्या हो गया है, डबल हो गया है ना, तो M2 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, M1 यहाँ, थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा तो डायग्राम में चेंजेस आएंगे ना। तो अब ये M1 है, ये M2 है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है। तो देखिए पहले डिस्टेंस इतना है, ये देखिए ये है R है, अब डबल कर दिया, इसका डबल कर दीजिए तो थोड़ा बढ़ जाएगा डायग्राम। तो ये 2R, देखिए ये M1 है, ये M2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2R। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने M2 बनाया। तो अब देखिए यहाँ पर जब डिस्टेंस आप बदलेंगे, डिस्टेंस क्या है 2R, तो अब मैंने इस 2R को क्या मान लिया है, भाई डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस बदल गई ना, 2R हो गई, तो उसको मैंने R1 मान लिया है। यहाँ पे मैं इसको ये नहीं लिखूंगी R = 2R, कैसे लिखेंगे भाई, अब पहले R है, अब आप उसको डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज हो गई ना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी R ही लिखेंगे क्या दोनों जगह, तो आपस में तो कैंसिल हो जाएगा। = के बाहर = के इधर R है तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाई डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, 2R हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R1 कर देंगे। भाई चेंज होगा तो R1 ही तो चेंज, यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे तो अलग R लेंगे ना, R1 लेंगे ना, कि सेम R ही लेंगे नहीं ना। तो डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या मान लेंगे, R1 = 2R हो गया। तो डिस्टेंस ही केवल डबल हो रही है, बाकी मासेस तो सेम है। तो अब डिस्टेंस जब चेंज होगी तो भाई फोर्स भी तो चेंज होगा। वो फोर्स हम क्या मान लेते हैं, F2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है, क्या होता है, G(m1 × m2/r1 का होल स्क्वायर), यही होगा ना। तो फॉर्मूला इसमें लगाइए अब इसमें, तो F2 = G(m1), ये मास M1 × m2, और अब डिस्टेंस हमारा क्या है, R1 मैंने माना है ना, इस 2R को मैंने क्या माना, R1। तो इनके बीच का डिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, यही तो होगा ना, फॉर्मूला यही बनेगा ना। अगर मान लीजिए कि ये M1 M2 है और इनके बीच का डिस्टेंस 2R है, और हम कहें कि भाई अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो क्या होगा भाई, G(m1 m2) दोनों मासेस का प्रोडक्ट अपॉन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2R, तो इसका होल स्क्वायर, तो मैंने 2R को क्या माना, R1 माना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, तो R1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, F2 = G(m1 × m2) अपॉन, अब देखिए R1 को मैंने क्या माना, 2R, तो इस R1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये R1 का होल स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू 2R और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए G(m1 × m2) अपॉन, अब 2R का होल स्क्वायर, तो पहले 2 को 2 बार इंटू कीजिए तो 2 × 4, और फिर R को 2 बार इंटू कीजिए तो R × R स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 है अपॉन में, डिनोमिनेटर में है, तो 1/4, यहाँ पर नंबर क्या निकलेगा, यहाँ से हम 1/4 जो है बाहर, मतलब नंबर बाहर निकाल लीजिए। तो 1/, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए 1/4 बाहर निकाल दिया, बाकी जो है आपका वेरिएबल्स वो इसके ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। अब देखिए ये किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो देखिए ये है G(m1 m2/r² क्या है, F माना गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको, इसकी जगह क्या लिखेंगे, F लिखेंगे ना। तो अब देखिए जो फोर्स, क्योंकि जब हमने डिस्टेंस चेंज किया, डबल कर दिया, तो अब हमारा फोर्स क्या हो गया, F2 = 1/4, ये F के बराबर है। F2 = हमारा जो फोर्स आया है, F2 = 1/4F, यानी कि जो हमारा प्रीवियस फोर्स क्या है हमारा, पहले F था, प्रीवियसली जो फोर्स निकाला गया था वो F माने थे, F माने थे। अब हमने जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो हमारा फोर्स क्या आया, जो प्रीवियस फोर्स है ना उसका 1/4 है।
अब यहाँ फोर्स घट गया। देखिए ओरिजिनल फोर्स F था, अब हमारा उस फोर्स का आप 1/4 कर दीजिए। मान लीजिए कि ये जो फोर्स है इसको कोई नंबर आप दे दीजिए, मान लीजिए आप दे दीजिए 20। मान लीजिए ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन ना। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा, मान लीजिए पूरा यहाँ पर कोई वैल्यू रख दीजिए, वो फोर्स आ रहा है आपका 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन आ रहा है। तो अब हमने जब डबल किया डिस्टेंस डबल कर दिया, R से 2R कर दिया, तो अब जो हमारा फोर्स आ रहा है वो आ रहा है F2 = 1/4F, यानी कि F2 = 1/4 इंटू F मैंने क्या माना था भाई? 20 न्यूटन। मैं समझा रही हूँ केवल। तो देखिए 4 5 20। अब जो हमारा फोर्स आ रहा है ना 5 आ रहा है, 5 न्यूटन। देखिए रिड्यूस हो गया ना, घट गया ना। तो फोर्स विल रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू मतलब क्या? प्रीवियस फोर्स हमारा क्या था? यही ना प्रीवियस फोर्स था हमारा। प्रीवियस फोर्स यही था, m1 मास था, m2 मास था और डिस्टेंस r था। यही हमारा प्रीवियस फोर्स है। अब हम इन सब में चेंजेस कर रहे हैं, मास को ट्रिपल कर रहे हैं, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। जो फोर्स आएगा उसमें फ़र्क पड़ेगा, या तो कम होगा, या तो ज़्यादा होगा, या तो डबल होगा, या तो 4 टाइम्स होगा, कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स आ रहा है ना F2, वो क्या आ रहा है? प्रीवियस फोर्स का 1/4 आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड केस क्या बोल रहा है? मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब ये जो मास है ना प्रीवियस, ये जो मास ए और बी ऑब्जेक्ट लिया गया है, जिसका मास m1 है, इसका मास m2। अब कह रहा है ना कि दोनों मासेस को डबल कर दीजिए। यानी कि अब हम क्या करेंगे? डबल, यानी कि पहले m1 था तो डबल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2m1 हो जाएगा। उसी तरह से पहले m2 था, अब उसको मास डबल कर दीजिए, 2m2 हो जाएगा। तो देखिए मास बढ़ रहा है, दोनों को डबल कर दिया गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर साइज बढ़ा दिया है। देखिए डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस नहीं बदलना है, केवल मास दोनों को डबल। अब दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल करना है। तो 2m1, पहले मास m1 मान लीजिए कि आपका 2 kg, अब आप डबल कर देंगे तो 4 kg, तो साइज बढ़ जाएगा ना। देखिए मैंने डायग्राम चेंज कर दिया, मास ऑब्जेक्ट का साइज बदल दिया ना। तो ये 2m1 हो गया, 2m2 हो गया, और ये तो हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा, r ही रहेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो अब देखिए हमारा मास डबल हो गया, 2m1 हो गया। तो अब इस 2m1 को मैंने एक नया नाम दे दिया, कैपिटल M1, और ये 2m2, इसका भी मास डबल हो गया। पहला मास m2 था, अब डबल हो गया 2m2, तो मैंने उसको अब नया नाम दे दिया m2। ठीक है ना, इसको मैंने m1 मान लिया, इसको मैंने m2 मान लिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? ये m1 है, ये m2। ठीक है, अगर और डायग्राम से अच्छे से समझना है तो मैं यहाँ पर इसको और अच्छे से समझा दूँ। ठीक है ना, मैंने क्या किया है यहाँ पर? ये देखिए भाई साइज बढ़ गया है, डबल हो गया ना, और इनके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है। तो मैंने क्या बताया है आपको? इस 2m1 को मैंने क्या मान लिया? m1। तो यहाँ पर आप m1 लिख दीजिए, और ये क्या m2 है। तो m1 m2 और ये r। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इनके बीच का जो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स तो लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने मास को डबल कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को, तो फोर्स भी तो बदलेगा। अब उस फोर्स को हमने F3 मान लिया है, फोर्स चेंज होगा ना, तो F3 मान लिया। तो अब इन दोनों के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, तो क्या होगा? F3 = G, दोनों मासेस का प्रोडक्ट m1 × m2, कैपिटल M1 × m2 अपॉन, क्योंकि देखिए यहाँ पर m1 मास है, यहाँ कैपिटल M1 है, यहाँ पर कैपिटल M2 मास है, तो कैपिटल M1 × कैपिटल M2 अपॉन, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। फिर F3 = G, इस m1 क्या है भाई? m1 क्या है? हमने m1 क्या माना? 2m1। तो यहाँ पर m1 की जगह क्या लिखेंगे? 2m1, और m2 क्या माना था हमने? 2m2। तो इसकी जगह मैंने 2m2 लिख दिया, अपॉन r²। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया इस केस में। ठीक है, F3 = देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो 2 × 4 मैंने बाहर निकाल दिया, इनटू में था तो 2 × 4 हो गया। अब बाकी जो G m1 m2 अपन इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया। तो ये किसके बराबर है? फ्रॉम फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है भाई? ये पूरा जो टर्म है ये किसके बराबर है? F के बराबर है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? F। तो अब जो हमारा फोर्स आ रहा है F3, वो क्या आ रहा है? 4F, यानी कि जो प्रीवियस जो फोर्स है हमारा उसका 4 टाइम्स है, यानी कि अब फोर्स बढ़ गया। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर देंगे ना, तो फोर्स जो होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 4 टाइम्स। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? फोर्स विल बी 4 टाइम्स ग्रेटर। अब बढ़ जाएगा ना, 4 टाइम्स ग्रेटर देन इज प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू का मतलब ये प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस फोर्स क्या है? ये था। अब जो हमारा नया फोर्स आ रहा है, जब हमने मासेस डबल कर दिया, तो F3 = इसका 4 गुना हो गया, इस फोर्स का 4 गुना, तो अब फोर्स बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।